नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके सामने उपस्थित जेपी सर। आज मैं फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। भारतीय संविधान के बारे में मैं आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। वर्तमान में सीईटी का एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है, उनके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होगा आपके भारतीय संविधान से। तो भारतीय संविधान के बारे में मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप ध्यान से पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट हम भारतीय संविधान के बारे में। तो ये है हमारा भारतीय संविधान। पहले हम संविधान की बात कर देते हैं। तो संविधान कैसे बना है? तो आपके संविधान विधान, ये जो सम का मतलब हो गया समान, सभी के लिए, संपूर्ण भारतवासियों के लिए, और विधान का मतलब हो गया आपके नियम या कानून। ये आपको याद रखना है। यानी संविधान सभी के लिए जो समान रूप से कानून है, नियम है, वो लागू होंगे। हम प्रत्येक भारतीय के लिए, ये प्रत्येक भारतीय पर लागू होने वाला है, उसको हम कहते हैं संविधान। तो पहले हम संविधान का अर्थ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? संविधान का अर्थ। तो अर्थ में तो आपके आ गया संविधान विधान। तो हम इसकी लिखते हैं परिभाषा, क्योंकि अगर परिभाषा आ जाए तो आपको याद होना चाहिए, प्रत्येक भारतीय को इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए। तो संविधान की परिभाषा क्या है? तो हम क्या कहेंगे संविधान की परिभाषा? तो संविधान की परिभाषा होती है जब किसी देश में लिखित या अलिखित पुस्तक में नियम या कानून लिखा जाए तो हम उसे संविधान कहते हैं। क्या कह रहा है? जब किसी पुस्तक में पूरे देश के लिए नियम और कानूनों को लिखा जाए किसी पुस्तक में, तो उसको हम संविधान कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथ में आपने भारत के संविधान को देखा होगा। उस पुस्तक में पूरा कानून और नियम लिखा हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? संविधान। ये अपन को, आम भारतीय को, प्रत्येक भारतीय को संविधान की परिभाषा याद होनी चाहिए। तो आप ये देख सकते हो कि संविधान की परिभाषा क्या है। जब किसी देश में लिखित हो या अलिखित हो, जब पुस्तक में नियम और कानून लिखा जाए तो हम उसे संविधान कहते हैं। अब इस संविधान की बात आ गई तो देखो, एक चीज है, हम पढ़ रहे हैं राजनीति। क्या पढ़ रहे हैं? राजनीति। फिर हम आगे बढ़ते हैं। राजनीति यानी कोई भी राज्य है, राज्य यानी देश। अगर कोई भी देश है तो उस देश में राजनीति यानी राज्य करने की जो नीति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? राजनीति। ये आपको याद होना चाहिए कि राजनीति में, फिर हम राजनीति की बात करेंगे तो उसमें टॉपिक है संविधान। और जब संविधान की बात करेंगे तो संविधान का अर्थ भी आना चाहिए। यह आपका अर्थ हो गया और यह आपकी परिभाषा हो गई। ये तो सभी को, प्रत्येक व्यक्ति को याद होना चाहिए जो भारत में जन्म लिया है। जिसने भी भारत में जन्म लिया है उसको ये सामान्य बात है, वो याद रखनी चाहिए। तो ये आपने लिख दिया होगा। अब हम चलते हैं भारतीय संविधान में संविधान सभा। अब क्या हुआ? ये जो भारतीय संविधान है उसमें क्या बनी है? संविधान सभा।
संविधान सभा। इन संविधान सभा का जो गठन है, संविधान सभा का गठन करने के लिए जो संविधान सभा बनी, तो उसमें जो मेंबर्स थे, जो सदस्य थे, उसको जनता ने नहीं सुना, जनता द्वारा नहीं सुना गया, जनता द्वारा नहीं सुना गया, क्योंकि उस टाइम में कोई इलेक्शन नहीं हुए थे, वोटिंग नहीं हुई थी और किसी भी भारतीयों को नहीं पूछा गया था, क्योंकि उस टाइम में ब्रिटिश शासन चल रहा था और ब्रिटिश शासन के अंदर राजा होते थे, हमारे क्या होते थे, राजा और आपके ब्रिटिश व्यक्ति होते थे। उन्होंने मिल करके क्या बनाया था, संविधान सभा बनाई और संविधान सभा का गठन करके उन्होंने बोला अगर भारत को आजाद करना है तो आपको एक संविधान सभा बनानी पड़ेगी और संविधान सभा के तहत भारतीय संविधान लिखना पड़ेगा, भारत का संविधान लिखना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि हमारे भारतीय संविधान को लिखने के लिए ये जो संविधान सभा बनी, तो इन संविधान सभा बनने के बाद संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर इस संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर, डेट याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पुट हुआ है 1949 को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान के आर्टिकल 15, कितने आर्टिकल, मात्र 15 आर्टिकल स्वीकार किए गए, कब, किस तारीख को, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के 15 आर्टिकल हैं वो भारत को सौंपे गए। किस तारीख को, ये तारीख पूछी गई है कि भारतीय जो संविधान है उन संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950, ये डेट भी याद रखनी है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया। भारतीय संविधान देश पर क्या हो गया, लागू हो गया। समझ में आया? यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में स्वीकार किए थे, कितने आर्टिकल स्वीकार किए थे, तो आपके 15 आर्टिकल स्वीकार किए थे और उसके बाद में पूरे भारत में जो हमारा भारतीय जो संविधान है उस संविधान को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। तो लागू होने की डेट है 26 जनवरी 1950 और आपके जो 15 आर्टिकल स्वीकार किए थे वो कब किए थे, तो 26 नवंबर 1949 को। तो ये आपके यहाँ से दोनों में से एक क्वेश्चन अगर पुटअप होगा तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं। तो जब भारतीय संविधान संपूर्ण रूप से लागू हो गया था तो जिसमें कितने भाग थे इस भारतीय संविधान में, आपके भाग कितने थे, आपके 22 तो भाग थे। अनुसूची कितनी थी, आपके 8 अनुसूची थी और आपको ये याद रखना पड़ेगा। और अनुच्छेद कितने थे, अनुच्छेद कितने थे, तो आपके 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे, तो ये आपको कंफर्म याद करना पड़ेगा कि भारतीय संविधान में 12 भाग थे उस टाइम में। कब, 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 के दिन कितने हमारे भाग थे भारतीय संविधान में, 22 भाग थे। तो 1 नंबर भाग, दूसरे नंबर अनुसूची और तीसरे नंबर आपके अनुच्छेद। तो अनुसूची कितनी थी, 8 थी और अनुच्छेद कितने थे, 395 थे। तो वर्तमान में कितने हैं
यहाँ से प्रश्न पुटअप हो सकता है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है इसमें वर्तमान में कितने भाग हैं? तो भाग कितने हैं? अभी भी कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और अनुसूची कितनी है? अनुसूची कितनी है? तो अभी आपके बढ़ करके 12 हो गई है, प्लस 4 कर दो तो कितने हो गए आपके? 12 हो गए। तो 8 प्लस क्या, यानी 12 आपके अनुसूची है। और आपके अनुच्छेद आर्टिकल कितने हैं? तो वर्तमान में भी आपके 395 आर्टिकल हैं। आपको गलती करके कभी भी ये भूल मत करना कि गलती करके आप 395 की जगह वहां पे लिखा आएगा 464 लगभग अगर आर्टिकल आए तो गलत है। आपको ये वाला आंसर राइट देना है। 22 भाग हैं, 12 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है। ये जो 464 है, 64 तो भी बड़े होंगे तो 65 भी हो सकते हैं। तो 464 है ये आपके क्या है? उप अनुसूची है, अनुच्छेद है, उप अनुच्छेद। उप अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो आपको 464 या 65 जो भी है वो आपको राइट लिखना है। बाकी अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो आपको 395 अनुच्छेद भी लिखना है। तो ये अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आगे लो ताकि मैं आगे इसको बढ़ाऊं। आपको घबराना नहीं है, आपको आराम से पढ़ना है क्योंकि हम भारतीय संविधान की स्टार्टिंग की है तो इसको आराम से समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा। अभी सीईटी का एग्जाम है उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए आप इसको आराम से देखें, स्किप करके देखने की कोशिश नहीं करें। एक बार 2 बार देखो आपको याद हो जाएगा और आपको समझना है साथ साथ में। जो भारतीय संविधान है इसको बनने में टाइम कितना लगा है? तो समय। किसी को डाउट होगा कि भारतीय संविधान है वो दूसरों देशों को उठा करके पूरा भारतीय संविधान लिया गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। भारतीय संविधान को बनने में आपके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं। कितने दिन लगे हैं? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना है। ये भी क्वेश्चन बार बार पुटअप हुआ है तो आपको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग 3 वर्ष अगर भारतीय संविधान में लगे हैं बनने में तो आप कैसे कह सकते हो और हम कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जो संविधान है वो ऐसे वहां से पुटअप किया गया है। मैं वर्तमान एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। वर्तमान 2020 के अंदर भारत देश में कोरोना आया था, पूरे विश्व में कोरोना आया था, तो क्या भारतीय दवा विदेशों में नहीं भेजी गई? उसी तरह उस टाइम में भी जब भारत स्वतंत्र हुआ, जब भारत देश आजाद हुआ तो उस टाइम में भारतीय संविधान को अगर बनाना था तो दूसरों देशों के संविधान को अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहां से पढ़ेंगे? उनको पढ़ करके वहां से जो अच्छी जो चीज थी वो यहाँ पुटअप किया ली है और उसके बाद भारत का संविधान बना है। इसीलिए इसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे हैं। अगर कोई डाउट है तो डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। भारतीय संविधान है वो दूसरे देशों का कोई है नहीं, अपने देश के लिए बना है और वहां से अच्छी चीजों को लिया गया है। और भारतीय संविधान है वो लचीला भी है, लचीला और कठोर। तो भारतीय संविधान कैसा है? तो लचीला और आपके कठोर संविधान है। इसमें समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और इसमें लगभग जो खर्च कितना हुआ है तो वो खर्च भी आपको याद रखना है। तो आपके खर्च है लगभग 63 लाख 93,729 यानी लगभग आप 63,93,729 यानी आपके 64 लाख लगभग खर्च हुए। कितने? तो 64 लाख। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है तो ये आपको याद रखना है लगभग 64 लाख है वो भारतीय संविधान बना है। उस टाइम ये खर्चा हुआ था और उस टाइम के खर्चों को भी प्रश्नों में पुटअप हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है। तो लगभग 63,96,000
हाँ 63,96,729 64 लगभग 64 लाख है वो इसमें खर्चा हुआ था। अब जब भारतीय संविधान की बात करते हैं तो इसमें सर्वप्रथम क्या आएगा, आपके प्रस्तावना आएगा। क्या आएगी, प्रस्तावना। इस प्रस्तावना को दूसरा नाम आप उद्देशिका भी कह सकते हैं, उद्देशिका। इसको भारत के प्रधानमंत्री JL नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या कहा है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की, यह भी प्रश्न पुट हुआ है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आपके प्रस्तावना को कहा गया है या उद्देशिका को कहा गया है। और इसको और भी कहा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा और कुंजी भी कहा गया है, भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा गया है। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट हो सकता है। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना है, इनकी उद्देशिका है, उनकी क्या कहा गया है, तो भारतीय संविधान की क्या कहते हैं, कुंजी और आत्मा कहा गया है। अब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो थोड़ा मिटा देता हूं। सभी भारतीयों को और जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उनको भारतीय संविधान की प्रस्तावना याद होनी चाहिए। तो मैं आपके सामने अभी रखता हूं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो ये प्रस्तावना सभी को याद करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अब पुटअप होते हैं। आरपीएससी RS भर्ती हो चाहे यूपीएससी की भर्ती हो, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि ये शब्द भारतीय प्रस्तावना में कहाँ कितनी बार आया है, कौन सा शब्द कहाँ से लिया है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने अक्षर हैं, तो इसमें लगभग टोटल है प्रस्तावना में 83 अक्षर हैं। कितने, 83 आपके शब्द हैं। कितने शब्द हैं, 83 लगभग शब्द हैं। ये भी पूछा गया, प्रश्न पुटअप हुआ है। तो अभी इसमें भी पूछेंगे। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हम लिखेंगे, हम भारत के लोग, ये हम भारत के जो लोग हैं ये आपके किस देश से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से, अमेरिका, ये याद रखना है। ये यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है। तो हम भारत के लोग प्रस्तावना में ये दिया गया है, कहाँ से, प्रस्तावना में कहाँ से, अमेरिका से। तो ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक, अब इसमें है, अब इसमें मैं बताऊंगा संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इसकी बात अगर अपन करते हैं तो भारतीय संविधान में भारत में संसद द्वारा एक प्रस्ताव, एक बिल लाया गया, एक विधेयक लाया गया। वो हुआ था आपके 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन हुआ 1976 को। तब ये शब्द लिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए
बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों, उनके समस्त नागरिकों, उनके समस्त नागरिकों समस्त नागरिकों को समस्त नागरिकों को यहाँ लिखना है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विशाल अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकता और अखंडता, ये शब्द भी 42वां संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। कौन से संविधान संशोधन से? 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। ये राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी मत निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा ये जोड़े गए थे। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस
सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित यानी आत्मा और अर्पित करते हैं। कंफर्म हो गया? अभी आप समझो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, पहला ये संविधान 42वें संविधान संशोधन से पहले इस पंथ निरपेक्ष के या था धर्म निरपेक्ष, क्या था? धर्म निरपेक्ष। इसको हटा करके अब क्या कर दिया है? पंथ निरपेक्ष कर दिया गया है। यानी हमारे भारत के जो भी लोग हैं, पंथ निरपेक्ष का अर्थ याद रखना, हमारे जो भारत के लोग हैं वो क्या कहे, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। संविधान किसी भी धर्म की बात नहीं करता है, संविधान में कई धर्म की बात नहीं लिखी हुई है, पंथ निरपेक्ष की बात लिखी हुई है। यानी किसी भी धर्म को संविधान नहीं मानता है, संविधान के लिए सभी धर्म है वो समान है। आप जिस धर्म को मानना चाहते हो उस धर्म को भारत में मान सकते हो। तो ये हो गया पंथ निरपेक्ष। रही बात अब समाजवादी की, तो समाजवादी क्या होता है? समाजवादी के अंदर यानी प्रत्येक भारतीय में किसी के साथ में कोई भी भेदभाव और छुआछूत संविधान के आधार पर नहीं होगा, ऐसी बात भारतीय संविधान में समाजवादी के अर्थ में लिखी हुई है। उसके बाद लोकतंत्रात्मक का मतलब हो गया जो स्वतंत्र भारत के जो लोग हैं जनता द्वारा किसी गणराज्य यानी हमारे भारत का जो राष्ट्रपति हैं उन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, तो गणराज्य यानी राष्ट्रपति का भी निर्वाचन है जनता द्वारा चुनते हैं। हालांकि हम जनता द्वारा नहीं चुनते हैं, बाकी सांसद जो होते हैं वो जनता चुन करके संसद में भेजती है और वहां से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है जो एकल संक्रमणीय गुप्त प्रणाली के तहत होता है, तो वो है गणराज्य। इसलिए हमारे राष्ट्रपति है जो भारत का, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है गणराज्य क्या है, तो आपको बोलना है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसी को हम क्या कहेंगे? गणराज्य कहेंगे। तो बनाने के लिए तथा उसके समस्त भारतीय नागरिकों को सामाजिक यानी आप सामाजिक रूप से किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, आर्थिक रूप से किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। वो भारत के किसी भी राज्य में जाकर के अपना व्यापार है जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, व्यापार और वाणिज्य की जो नीति है मैं आगे बढ़ाऊंगा, जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है उसमें आर्थिक नीति की बात की गई है और आर्थिक नीति के आधार पर भारत का प्रत्येक व्यक्ति कहीं भी अपने राज्यों में जो 28 राज्य है वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनमें जाकर के अपना व्यापार कर सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। भारतीय संविधान ऐसे आपको अधिकार देता है और सामाजिक रूप से आपको किसी भी क्षेत्र में जाकर के आप समाज के साथ रह सकते हो, ये भी आपको अधिकार दिया है। और राजनीतिक आप किसी भी व्यक्ति कोई भी धर्म से हो आपको राजनीति करने का संपूर्ण अधिकार है, ये भारतीय संविधान में दिया गया है। ये जो है जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है ये कितने, तो परीक्षा में प्रश्न पुटअप होगा यहाँ से कि भारतीय संविधान में न्याय कितने प्रकार का है? न्याय, तो भारतीय संविधान में न्याय है वो 3 प्रकार से दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय दिया गया है। तो भारतीय संविधान में न्याय की बात कितनी बताएगी न्याय, तो आपको 3 न्याय बताना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वहां पे कुछ प्रश्न पुटअप होगा तो आपको ये ध्यान रखना है तो भारतीय संविधान में न्याय है वो 3 प्रकार से दिया गया है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। फिर आपके क्या दिया है? 5 आपके स्वतंत्रता दी गई है। तो अभी क्या दी गई है? स्वतंत्रता कितनी दी गई है? तो यहाँ लिखता हूं स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता है ये स्वतंत्रता है वो आपको 5 प्रकार की मिली गई है। तो वो 5 प्रकार की कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना।
नंबर 1 विशाल, नंबर 2 अभिव्यक्ति। अभी अभिव्यक्ति हैं वो आर्टिकल आपके आर्टिकल 19 में दी गई हैं, और वो आर्टिकल 19 में भी ए से एफ तक आपके 6 प्रकार के आर्टिकल, वो 6 प्रकार की आपको क्या दी है, अभिव्यक्ति दी गई है। तो कौन से आर्टिकल में, 19 आर्टिकल में आपको 6 प्रकार की अभिव्यक्ति मिली हुई है। तो पहले हो गई विशाल, विशाल यानी आप कोई भी विशाल रख सकते हो, विशाल की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति यानी आपको बोलने की जो अभिव्यक्ति है वो ऐसे 6 प्रकार की आपको अभिव्यक्ति मिली हुई है। तो विशाल अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास, और नंबर 4 धर्म, यानी किसी भी धर्म को मान सकते हो, और नंबर 5 धर्म और उपासना, यानी आप जो उपासना करते हो तो आप किसी की भी उपासना कर सकते हो, आप पे उसमें कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसा उल्लेख किया गया है। आपको भारतीय संविधान को, प्रत्येक प्रस्तावना को, प्रत्येक व्यक्ति को याद होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। ये आपके लिए काम की चीज है। अभी सीईटी का एग्जाम होगा, आप देख लेना, इसी बोर्ड से, इसी इसमें से आपको यहाँ से क्वेश्चन पुट हुआ मिलेगा, और आपका क्वेश्चन वो गलत नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे समझाने की पूरी जो है वो मैं पूरी सोच के आया हूँ कि आपको पूरा भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना दी है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे से जितना होगा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रता मिली है, यानी विशाल, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये भी क्वेश्चन पुट हुआ है बार बार। तो देखो ये लिखा हुआ है कि उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति, अब जो अपना व्यक्ति है, ये व्यक्ति शब्द की उपयोग कितनी बार हुआ है, तो आपके व्यक्ति शब्द का उपयोग 1 बार हुआ है। तो ये भी आप प्रश्न यहाँ से पुट हुआ है। तो व्यक्ति की गरिमा, आपकी जो गरिमा है, आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो इज्जत है, उनके बारे में भी किया गया है कि व्यक्ति की गरिमा, और गरिमा कहाँ होगी, राष्ट्र की एकता और अखंडता में, क्योंकि राष्ट्र के लिए आप सब प्रत्येक भारतीय को तैयार रहना पड़ेगा। अगर भारत पे अगर कोई आंच आती है तो प्रत्येक भारतीय को यहाँ पे अपना बलिदान, अपना योगदान, अपना सहयोग देने की जो भावना है वो आपके भारतीय संविधान में बताया गया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए आप सभी को तैयार रहना पड़ेगा। और इसीलिए मैं प्रस्तावना को लेकर आया हूँ कि आज आपका अच्छा टॉपिक हो और मैं ये प्रस्तावना आपको समझा सकूं। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसको भी 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में ये जोड़ा गया है। संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये शब्द हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़े गए हैं। फिर सुनिश्चित करने के लिए करने वाली बंधुता, ये जो बंधुता शब्द हैं ये भी बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी आप सब भाईचारों के साथ में रहने के लिए, उनको बढ़ाने, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के, आप दृढ़ संकल्प यानी एक साथ एक खड़े होकर के अपनी इस भारतीय संविधान सभा, जो संविधान सभा बनी थी, उस संविधान सभा में आज दिनांक यानी तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं पूरे भारतवासियों को। ये क्या कर दिया है, अंगीकृत कर दिया है, अधिनियमित कर दिया है, यानी नियमों के आधार पे, और आत्मार्पित यानी आत्मा, इसीलिए भारतीय प्रस्तावना को क्या कहा गया है, वो भारतीय प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है, भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी कहा गया है, इसलिए कहा गया है। तो आपको समझ में आया होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको समझाया। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब मैं आपको भारतीय संविधान बिठाऊं, अब भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भारतीय जो संविधान है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो बनके तैयार हुआ, उस संविधान में कौन कौन से देश से आपके भारतीय संविधान को बनाने में कहां से क्या क्या चीज उठाई है, उसके बारे में अपन को लगभग 10 ऐसे देश हैं जहां से भारतीय संविधान में अपने निचोड़ लिया गया है। और एक और बता देता हूं, भारतीय संविधान में लगभग भारत का संविधान है वो आपके 75% है भारतीय संविधान में, वो कहां से लिया गया है, तो आपके भारत शासन अधिनियम लिखना है, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935
ये जो भारत शासन अधिनियम, जो ब्रिटिश सरकार यहाँ थी, तो भारत शासन अधिनियम यहाँ कानून चलता था, उसमें से 75% आपके भारतीय संविधान में आर्टिकल लिए गए हैं। ये इसलिए आप भारत के देश के लोग कहते हैं कि भाई ये जो है पूरा अंग्रेजों के द्वारा लिया गया भारत का संविधान है। ऐसा नहीं है, इसमें से जो भी चीज हमारे काम की थी वो चीज इसमें से ली गई है। बाकी हमारे भारत ने पूरे विश्व के जो 213 देश है वर्तमान में, उस 213 देशों में से आपके 10 देशों से लगभग कितने 10 देशों से इसमें लिया गया है निचोड़। तो नंबर 1 हम चलते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन ने यहाँ राज किया था, तो ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश, तो ब्रिटेन लिख दो। क्या लिखो? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से कौन कौन से लिए गए हैं, कौन कौन से लिए गए? नंबर 1 आप लिखो, ब्रिटेन से लिए नंबर 1 विधि का शासन। साथ में समझना है विधि यानी कानून, विधि यानी कानून। तो कानून विधि यानी विधि का शासन, यानी शासन चलाने में आपके जो कानून हैं वो कहां से लिए गए हैं? आपके ब्रिटेन से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। नंबर 2 लिखो आप, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। नंबर 3 आपके एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। नंबर 3 द्विसंसदीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था। नंबर 4 विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। नंबर 5 सर्वाधिक मतों के आधार पर, सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव जीतने वाली प्रक्रिया क्या है समझते हैं। देखो ब्रिटेन जो देश है उनसे आपके यहाँ पे संसदीय व्यवस्था भी यहाँ से ली गई है। संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली गई है। मैंने अमुक यहाँ से प्रश्न पुट हो सकता है, वो चीज आपको लिखवा रही है। यानी विधि का शासन हो गया या संसदीय व्यवस्था, यानी जो संसद है हमारी वर्तमान में वो ब्रिटेन में भी ऐसी संसद है, उसकी वहां से ये लिया गया व्यवस्था है। ये आपके अधिनियम 1935 वो यहाँ से है। तो संसदीय व्यवस्था होगी, यानी संसदीय जो व्यवस्था है, यानी संसद में कितने सदन है वो व्यवस्था की बात की है। तो ये कहता है। और एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब क्या हुआ? आप भारत के लोग हो, आपको भारत की नागरिकता मतलब मिली हुई है। मान लो आप भारत से बाहर गए, आप गए अमेरिका गए और अमेरिका में जाकर के वहां से भी अगर नागरिकता लेते हो तो भारतीय संविधान आपको कभी भी मंजूरी नहीं देगा। आपकी भारतीय संविधान ये कहता है अगर भारत की नागरिकता आपको पहले समाप्त करोगे तभी आप दूसरे देश की नागरिकता ले सकते हो। तो ये है हमारे भारतीय नागरिकता। दूसरा मैं और बता देता हूँ, अमेरिका के संविधान में अमेरिका के जो लोग हैं वहाँ जो स्टेट है, हमारे यहाँ जो राज्य हैं वैसे वैसे अमेरिका में भी जैसे राज्य हैं, तो वहाँ पे राज्यों और केंद्र के अलग अलग, यानी वहाँ 2 ही नागरिकता है। अमेरिका के संविधान में अमेरिका के लोगों को 2 नागरिकता प्राप्त है। एक तो उनको राज्य स्टेट की नागरिकता है और एक इनके केंद्र की नागरिकता है जो अमेरिका देश की नागरिकता है। तो 2 प्रकार की दोहरी नागरिकता है, वो अमेरिका में है। हमारे भारत में सिर्फ क्या है? एकल नागरिकता है। क्या नागरिक कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। आप अगर कभी विदेश भी जाओ तो आप वहाँ अगर वहाँ की नागरिकता लेते हो तो पहले भारत की नागरिकता है वो ऑटोमेटिकली समाप्त होगी या फिर आपको समाप्त करानी पड़ेगी। तो ये ऐसे भारतीय संविधान में आपके ब्रिटेन से लिए बात हो रही है, तो वहाँ पे एकल नागरिकता। उसके बाद में द्विसदनीय व्यवस्था, जो हमारी संसद है, जैसे हमारी ये क्या है? संसद है। थोड़ा टॉपिक लंबा हो सकता है, बाकी आपको समझ में आना चाहिए। आपकी ये संसद है भारत की,
क्या है, संसद है, मैंने समझाया है। तो संसद में 2 सदन है, यानी 3 सदनीय व्यवस्था है, बाकी 2 सदन है। एक तो है आपके लोकसभा, क्या है, लोकसभा, और नंबर 2 पे कौन सी है, आपके राज्यसभा। राज्यसभा यानी हमारे भारत के जो राज्य हैं, राज्यों से सुनकर के आने वाले राज्यसभा सांसद होते हैं, और जनता द्वारा सुनकर के पूरे भारत के जो सांसद आते हैं उनको हम लोकसभा कहते हैं। उनको निम्न सदन कहा गया है, इसको उच्च सदन कहा गया है। इसके बारे में मैंने कल पढ़ाया था, आपके राजस्थान की जो विधानमंडल है, विधानसभा है, उसके बारे में मैंने समझाया था। तो संसद यानी, तो इन्होंने कहा द्विसदनीय व्यवस्था, यानी 2 सदन हो गए, एक आपका सदन हो गया लोकसभा और दूसरा सदन हो गया राज्यसभा। तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि द्विसदनीय व्यवस्था किसे कहते हैं, तो ये है आपकी द्विसदनीय व्यवस्था। उसके बाद है विधि निर्माण की प्रक्रिया। अब विधि निर्माण की प्रक्रिया इसी संसद के द्वारा, इनको एक मान्यता है कि भारत का प्रधानमंत्री है, वो कभी भी संसद में बिल को पास कराने में अकेली भूमिका नहीं होती है, संपूर्ण संसद में मिल करके किसी भी बिल को पास करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो बिल लाया है, भारत का प्रधानमंत्री उसको पास कर देगा, ऐसा कतई नहीं हो सकता। संसद को वरीयता मिली हुई है। किसको वरीयता मिली हुई है, संसद को वरीयता मिली है कि संसद द्वारा, संसद में आप कोई बिल लाओगे तो वो संसद है, वो विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी किसी बिल को ला करके विधि निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए आपके भारतीय संविधान में जो संशोधन होकर के जो अनुच्छेद बने हैं 464 वो इसी प्रक्रिया के आधार पर बना है। विधि निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर आपके उप क्या बन गए, आपके उप क्या बन गए, अनुच्छेद बन गए। ये उप अनुच्छेद आपके किसने बनाए, संसद ने बनाए। किसने बनाए, संसद। अभी संसद में तो सब हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, आपके सांसद हैं, आपके मंत्रीगण हैं, मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री भी है। तो ये ऐसे करके संसद बनती है, और संसद का टॉपिक होगा तो मैं पूरा संपूर्ण रूप से आपको समझाऊंगा। आज मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया मैंने समझा दिया। उसके बाद में सर्वाधिक मतों के आधार पर देखो, तो सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव जीतने की प्रक्रिया ये भी आपके ब्रिटेन से ली गई है। यानी जैसे भारत में आपके 545 सीटों पे अभी वर्तमान में इलेक्शन हुए, क्या हुए, इलेक्शन हुए लोकसभा के। किसके हुए, लोकसभा में। अभी जनता गठबंधन एनडीए द्वारा एनडीए की सरकार बनी है, और एनडीए की सरकार बनी है तो उसमें क्या होगा, ये गठबंधन के आधार पर सरकार बनी है। किसके आधार पे, हमारे यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे दल है, यानी बहुदलीय व्यवस्था है। हमारे भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है। इसलिए इस बीजेपी वालों ने एनडीए नाम दिया। क्या नाम दिया, एनडीए नाम दिया। और आपके जो कांग्रेस वाले हैं उनके जो गठबंधन जो मिले उसको इंडिया नाम दिया। क्या नाम दिया, INDIA, इंडिया नाम दिया। तो ये भी क्या है, बहुदल है। इसमें भी बहुत सारे दल मिले हुए हैं छोटे छोटे, और इसमें भी बहुत सारे दल मिले हुए हैं, और इन्होंने अपने क्या किया, बहुमत हासिल करके इन्होंने सरकार बना दी। किसने सरकार बना दी, तो एनडीए की सरकार है, न कि बीजेपी की सरकार है। बीजेपी इसमें इस गठन में सबसे बड़ी पार्टी है। बाकी ये कौन सी सरकार है, एनडीए की सरकार है। कंफर्म यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है, आपको कंफर्म याद होना चाहिए। एनडीए की सरकार क्या है और बीजेपी अलग है, एनडीए अलग है, बीजेपी अलग है। अभी बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। बाकी बीजेपी में क्या है, सबसे बड़ी जो पार्टी है वो आपके बीजेपी है, जिन्होंने 230 सीटें लाई है। ये भी पढ़ाएंगे जब ये टॉपिक आएगा। तो ऐसे करके ये जो 545 है, अब इसमें कोई भी सांसद है, जैसे चुनाव में मैदान में खड़ा हुआ तो उसमें क्या हुआ, अब 2 व्यक्ति मान लो, 2 व्यक्ति हैं, तो उन दोनों व्यक्तियों में सबसे सर्वाधिक जो मत मिलेंगे, सबसे सर्वाधिक जो मत मिलेंगे उनकी क्या होगी, जीत होगी। क्या होगी, जीत होगी। तो वो कहां से दी गई है, तो सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव जीतने वाली जो प्रक्रिया है वो आपके ब्रिटेन से दी गई है। किससे दी गई है, ब्रिटेन से दी गई है। तो ब्रिटेन वाला कंफर्म आपको हो गया होगा। इसमें से कितने लिए, विधि का शासन या संसदीय व्यवस्था, उसके बाद जो है नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, और सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव जीतने की प्रक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं अमेरिका। 2 नंबर पे लिखो अमेरिका। तो अमेरिका से क्या, यानी अमेरिका के संविधान से क्या क्या उठाया है, तो आपको ये अमेरिका के संविधान से उठाने वाली जो बात है वो आपको सबसे पहले आपके मौलिक जो अधिकार हैं, मौलिक जो यानी फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, समझ नहीं आ रहा, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल जो राइट हैं, ये आपको कितने मिले हुए हैं, तो फंडामेंटल राइट आपके भारतीय संविधान में 7 मिले थे। बाकी 7 में से एक जो है, जो आपका संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है वो आपके 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन
जो मोरारजी देसाई की सरकार थी, उन्होंने 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसने क्या किया, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। क्या अधिकार बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया और उसको आर्टिकल 300 में कानूनी अधिकार बना करके रख दिया गया। ये आपको यहाँ से कंफर्म होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है। तो 44वां संविधान हुआ था और उसमें संपत्ति के अधिकार को क्या किया, समाप्त करके कानूनी अधिकार दे दिया और 300 में रखा। इसलिए अब वर्तमान में आपके 6 हैं जो मौलिक अधिकार आपको मिला हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपको जो 6 प्रकार के आपको क्या मिले हैं, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं। तो ये आपके कौन से संविधान से लिए, अमेरिका के संविधान से लिए। एक दूसरा और है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये जो हम भारत के लोग जो प्रस्तावना में है, प्रस्तावना में जो दिया हुआ है हम भारत के लोग, तो ये कहां से लिया गया है, तो आपके अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से और क्या लिया गया? और नंबर 3, ये 2 हो गया हम भारत के लोग। और नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ये जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारे भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय आपके केंद्र दिल्ली में है। कहाँ पे है सर्वोच्च न्यायालय? जो दिल्ली में है, तो वहाँ ये भी सर्वोच्च न्यायालय है, वो आपके कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, जो स्वतंत्र न्यायपालिका यानी जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी एससी, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपके स्वतंत्र है। और हमारे जो इसके अधीन में जो भी हाई कोर्ट्स हैं, इसके अधीन में एससी यानी हाई कोर्ट है, वो सब किसका निर्णय मानेंगे, जो अंतिम निर्णय होगा वो आपके सर्वोच्च न्यायालय का होगा। तो ये जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो न्यायपालिका कहां से ली गई है, आपके अमेरिका से ली गई है। कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। और संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, देखो संविधान की सर्वोच्चता का मतलब आप क्या समझ रहे हो? भारतीय जो संविधान है वो हमारे पूरे भारत में क्या है, सर्वोच्च है, इससे ऊपर कोई नहीं है। अगर भारत है देश, तो भारत की संविधान के ऊपर कोई किसी का राज नहीं है, सब इसके अंडर में आते हैं। इसलिए जो संविधान की जो सर्वोच्चता है वो आपके अमेरिका से ली गई है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अब हम एक और हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति आपको याद तो करना ही पड़ेगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये आर्टिकल 61 में दिया गया है कि राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है उनको हटाने की जो प्रक्रिया है उन पे महाभियोग लाया जाएगा और महाभियोग के द्वारा इनको हटाने की प्रक्रिया वो बताई गई है। और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ये भी आपके कहां से ली गई है, यानी सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी आपके अमेरिका से ली है। तो अमेरिका से क्या है, मौलिक अधिकार, यानी जो आपके वर्तमान में 6 हैं हम भारत के लोग, जो प्रस्तावना में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया वो भी आपके अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी आपके कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। संविधान में संविधान की सर्वोच्चता यानी संपूर्ण रूप से सबसे उच्चतम है वो आपके संविधान है, वो भी कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी अनुच्छेद आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग के तहत हटाया जाता है, उसका भी ये कहां से लिया गया है, तो आपके अमेरिका से लिया गया है। इसकी शॉर्ट लो ताकि मैं आगे बढ़ा दूं। 2 देश हो गए, मैं फास्ट बुलाने की कोशिश करूंगा, बाकी टाइम तो लगेगा। अगर कोई भी मैं समझाऊंगा तो उसमें टाइम लगेगा, आपको आराम से देखना है। आपको याद होगा, आप मुझे याद करोगे जब सीईटी का रिजल्ट देके बाहर आओगे परीक्षा हॉल से, तो आपको कंफर्म यहाँ से प्रश्न है वो मिलेगा, तो आपका याद वो राइट जाएगा, गलत नहीं जा सकता अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा। तो नंबर 3 दक्षिणी अफ्रीका,
ये जो दक्षिणी जो अफ्रीका है, इन चिट्ठियां कैसे ली गई हैं वो आपको याद रखनी है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया यहां से ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल है वो 368 जो कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इस 368 के तहत आप ये क्या करते हैं, भारतीय संविधान में जो संशोधन है वहां से इस प्रक्रिया ली गई है, वो आर्टिकल 368 के तहत अफ्रीका संविधान से ली गई है। अब हम दूसरा है राज्यसभा सदस्यों, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। अब क्या है, जो राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन जो प्रक्रिया है वो आपके दक्षिण अफ्रीका से, तो दक्षिण अफ्रीका से मूल रूप से कितने लिए गए हैं, 2 लिए गए हैं। एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो आर्टिकल 368 के तहत है, और दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। यानी जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका जो निर्वाचन होता है वो कौन करता है, हम जनता डायरेक्ट वोट देकर के इनका निर्वाचन नहीं किया जाता है। ये राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो आपके जो प्रत्येक राज्य में जो आपके विधानसभा है, विधानसभा द्वारा वहां से कैंडिडेटों को हर राज्य में अलग अलग जनसंख्या के आधार पर उनको, जैसे हमारे राजस्थान में 10 है वो आपके राज्यसभा सांसद होते हैं, उस राज्यसभा सांसदों को विधानसभा द्वारा भेजते हैं और जिता करके भेजते हैं। तो जनता इसमें वोट नहीं देती है, बाकी जनता है वो एमएलए बनाती है, विधायक बनाती है, इसलिए इसको ये भी जनता द्वारा चुना जाता है। तो राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो प्रक्रिया भी आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नंबर 14 देश, जो आप नंबर 14 देश है कनाडा। कनाडा जो अमेरिका में, कनाडा सबसे बड़ा देश है अमेरिका का, जो उत्तरी अमेरिका है उसका सबसे बड़ा देश है जो कनाडा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है वो कनाडा है। यानी आपको कनाडा का याद रखना है, संघ का नारा एक सूत्र है, यानी संघीय व्यवस्था। तो क्या होगा, संघ का नारा यानी मजबूत संघीय व्यवस्था, मजबूत संघीय व्यवस्था। ये जो मजबूत संघीय व्यवस्था यानी जो संघ है, यानी देखो हमारे ये भारत देश है, क्या है भारत देश, समझना है भारत देश में आप क्या होगा, ये आपके केंद्र सरकार है। कौन सी सरकार है, केंद्र सरकार है, और ये आपकी क्या है, राज्य सरकार है। क्या है, राज्य सरकार। तो इस राज्य सरकार और केंद्र सरकार में संघीय व्यवस्था जो संघ बने, ये जैसे समवर्ती सूची है, समवर्ती ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, 3 प्रकार की सूची है, राज्य सूची और आपके समवर्ती सूची और केंद्र सूची या संघ सूची, केंद्र सूची या संघ सूची। देखो तो ये संघीय व्यवस्था क्या कह रहा है, मजबूत संघीय व्यवस्था, यानी इस पे अंतिम रूप से अगर कहीं भी आपातकाल अगर लग जाए, तो आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से ली गई है, तो जैसे वो आपात लग जाए तो इसमें संघीय व्यवस्था यानी ये मजबूत कौन होगा, संघ होगा, यानी केंद्र के द्वारा बनाई गई जो नीति है वो संपूर्ण रूप से मान्य होगी। इसलिए ये मजबूत जो संघीय व्यवस्था है वो आपके कनाडा से ली गई है। संघ और राज्य के मध्य, देखो केंद्र का मतलब संघ, संघ का मतलब केंद्र है, केंद्र व राज्य के मध्य अगर कोई विवाद हो जाए, तो उसमें अंतिम रूप से किसकी बात मानी जाएगी, तो आपकी संघ सूची की बात मानी जाएगी। यानी इन्होंने जो संविधान बनाया, इन्होंने जो बिल लाया है या विधेयक लाया है, वो विधेयक है वो हमेशा सही होगा। क्या होगा, सही होगा। बाकी अगर आपके राज्य सूची यानी राज्य ने बनाए हैं तो वो आपके ये इस पे ऊपर भारी कौन है, आपके संघ हैं वो भारी है, यानी केंद्र है वो भारी है। इसलिए मजबूत जो संघीय व्यवस्था है वो आपके कनाडा से ली गई है। यानी शक्तिशाली कौन है, आपका संघ है वो क्या है, राज्य से क्या है, शक्तिशाली। तो शक्तिशाली आपके कौन हो गया, संघ हो गया। नंबर 5 ऑस्ट्रेलिया। याद रखना ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या, समवर्ती सूची, ये जो समवर्ती सूची का मतलब है केंद्र और राज्य दोनों है, केंद्र और राज्य, ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसमें क्या होता है, केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग आपके विधेयक हैं वो पास कर सकते हैं, यानी कानून बना सकते हैं।
कानून बना सकते हैं। तो कानून बनाने की जो शक्ति है समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची वो आपके कैसे ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और मैंने एक ग्रुप बताया था व्यापार और वाणिज्य, व्यापार व वाणिज्य, वाणिज्य, व्यापार व वाणिज्य, यानी आपको व्यापार करने की जो वाणिज्य करने की जो शक्ति मिली हुई है, आप भारत के किसी भी कोने में जाकर के अपना व्यापार और वाणिज्य स्थापित कर सकते हो। तो ये भी आपको कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से मिला गया है। प्रस्तावना और उद्देशिका विशिष्ट भाषा, एक और इसमें क्या है, प्रस्तावना, प्रस्तावना व या उद्देशिका, 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 ये जो प्रस्तावना और उद्देशिका है इसकी जो विशिष्ट जो भाषा है, विशिष्ट जो भाषा है वो आपके कहां से ली गई है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जो प्रस्तावना में जो विशिष्ट भाषा है वो भी आपके कहां से ली गई है, आपके ऑस्ट्रेलिया से ली है। और संसदीय विशेषाधिकार, और चौथा है संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, यानी आपको मालूम है एक है केंद्र सरकार, एक है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार में आपके क्या है, राज्य सरकार में आपके विधानसभा है और जिसको विधानमंडल कहते हैं, विधानमंडल को शक्ति दी गई है। और आपके केंद्र में क्या है, संसद है, जो पार्लियामेंट है, उनको क्या दिया गया है, विशेषाधिकार दिया गया है। यानी संसद है वो उसके ऊपर है, किसके, आपके राज्य सरकार के ऊपर है। कानून के मामले में सबसे ऊपर कौन है, तो संसदीय विशेषाधिकार जिसको मिला गया है। तो ये कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये हो गया आपके। अब नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया के बाद में आप लिखो फ्रांस या आयरलैंड, आयरलैंड, ये आयरलैंड है। यहां पे लिया है राज्य नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अभी ये क्या है, इसको थोड़ा समझा देता हूं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी किसी भी राज्य को चलाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक का तत्व है, इसका मतलब ये है कि राज्य को अपने राज्य को बड़ा ऊंचा उठाने के लिए क्या आप क्या करेंगे, नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर राज्य का कल्याण कर सकते हो। तो एक अच्छे कल्याण के लिए, तो कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ये आपको समझना है। कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब हम आयरलैंड का हो गया। हाँ, आयरलैंड से एक है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है। यानी जो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन है वो आपके आनुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त प्रणाली, इसके तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और ये कहां से लिया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक एकल संक्रमणीय जो अनुपात के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो आपके कहां से होता है, तो किस देश से लिया, आयरलैंड से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार भी यहां से लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार भी आगे राज्यसभा के सदस्यों का, हाँ संसदीय विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया है। तो राज्यसभा को सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों इसमें आयरलैंड, हाँ 1 2 3 राज्यसभा सदस्यों, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन क्या है, राज्यसभा सदस्यों का जो नामांकन है वो आपके कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है और राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, यानी उनको नामांकन करने के लिए ये भी दिया गया है। इसकी शॉर्ट लेना चाहते हो आगे नेक्स्ट करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब इतना बताने में वीडियो लंबा तो हो गई, बाकी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, आपका वो क्वेश्चन है वो गलत नहीं जाएगा। आपको थोड़ा एक बार दो बार देखना है और वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा। और एक बार आपने देखा, दो बार देखा, तीसरी बार में आपको याद हो जाएगा। तो अब आते हैं 7 नंबर फ्रांस। फ्रांस जो देश है वहां से क्या क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या दिया गया, गणतंत्रात्मक
व्यवस्था, एक तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था दी है, एक इसमें 3 शब्द दिए हैं, इन दोनों पे स्वतंत्रता, समानता और नंबर 3 1 2 3 बंधुता। जो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता और बंधुता को शब्द है वो कहाँ से लिए गए, तो फ्रांस से संविधान से लिए गए हैं। एक तो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी जो गणतंत्र देश यानी आपके स्वतंत्र देश है, यानी राष्ट्रपति क्या होगा, निर्वाचित होगा, राष्ट्रपति क्या होगा, निर्वाचित होगा, राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, यानी जनता द्वारा निर्वाचित है, क्योंकि सांसद द्वारा इन पे वोटिंग होती है और सांसद इनको जिताते हैं और सांसदों को जनता जिताती है, इसलिए इसको क्या कहा गया, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो जब फ्रांस से क्या लिया गया, गणतंत्रात्मक व्यवस्था और आपकी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। नंबर 8 रूस। भारत रूस है, रूस के साथ भारत का संबंध है बहुत ही अच्छा है, इसलिए यहाँ मूल कर्तव्य लिए गए हैं। ये मूल कर्तव्य, ये जो मूल कर्तव्य है ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, रूस से ली गई है। वर्तमान में जो मूल कर्तव्य है वो 11 मूल कर्तव्य है और 11 जो मूल कर्तव्य है वो आपके 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना, यानी माता पिता द्वारा अनिवार्य है, माता पिता द्वारा संरक्षक या संरक्षक के द्वारा, संरक्षक यानी उनके माता पिता नहीं है तो उनको जो भी संभाल रहे हैं उनके द्वारा। तो ये अपने मूल कर्तव्य कितने हैं, पहले 10 थे और 86वें संविधान संशोधन 2002 में क्या हो गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने वो माता पिता देंगे, वो ऐसा ये संविधान में ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, आपके रूस से लिए गए, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। अब नंबर 9 जर्मनी। क्या जर्मनी, आपको मालूम है हिटलर की बात, जर्मनी में क्या है, तो हिटलर कौन था, तो वहां पर क्या लगी थी, आपातकाल की शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो आपके कहां से ली गई है, आपके रूस से ली गई है। आपको आपातकालीन शक्तियां बता देता हूं, भारत में आपातकाल के निषेध दिया है, तो आपको लिखना है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ये जो आर्टिकल 352 है ये संपूर्ण रूप से राष्ट्रीय आपात कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आपात कहा जाता है, राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। और जो 356 है इसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राष्ट्रपति जो राज्यों में शासन देता है, राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लेता है उनको हम 356 आर्टिकल कहते हैं। और 303 है और 360 है जो वित्तीय आपात, क्या आपात, वित्तीय आपात जो भारत में आज तक नहीं लगा है, 360 में यानी वित्तीय आपात आज तक भारत में नहीं लगा है। अगर ये लगता है तो 2 माह तक लगता है, कितने माह तक लगता है, 2 माह तक लगता है। और इसमें अगर ये लग जाता है तो भारत के कर्मचारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं उन पे प्रभाव पड़ेगा। किस पे प्रभाव पड़ेगा, तो कर्मचारी पे प्रभाव पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन अगर पुट हो तो आपको याद हो जाएगा भारतीय संविधान, तो आपके जर्मनी से क्या लिया, आपातकाल की जो शक्तियां है वो आपके जर्मनी से लिया गया है। और राष्ट्रपति 1 नंबर 2 है राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति हैं उनको राष्ट्रपति को क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है। तो मौलिक अधिकार है जो राष्ट्रपति को जो मौलिक अधिकार दिया गया है वे भी आपको जर्मनी से दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार इसलिए दिया गया क्योंकि आर्टिकल 356 है, ये कहां से दिया गया है, ये भी आपातकाल की शक्तियां कहां से ली है, आपके जर्मनी से ली है। तो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार यानी राष्ट्रपति की अपनी शक्ति का प्रयोग करके 356 लगा करके देश के राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो ऐसा मौलिक अधिकार कहां से दिया गया है, तो आपके जर्मनी से दिया गया है। और नंबर 10 जो 10वां राज्य है वो आपके है जापान। जापान में सबसे ज्यादा क्या आता है, आप सभी को मालूम है, तूफान, बाढ़, आंधी, ये वहां पे आते हैं आपके ज्वालामुखी की प्रक्रिया, ये भी जापान है। और जापान सबसे क्या है, ये भी शक्तिशाली देश है। जापान भी क्या है, शक्तिशाली देश है। सुभाष चंद्र बोस है वो भी जापान आया था, आपको मालूम होगा, जर्मनी गया था और जर्मनी से हिटलर को मिल करके वहां पे 1000 सैनिकों को लेकर के जापान पहुंचा था, बर्मा पे पहुंचा था और उसके बाद लड़ाई की थी, आपके दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तब की बात है। तो अब हम चलते हैं जापान से विधि स्थापित करने की प्रक्रिया क्या है, एक ही है, जापान से लिया है विधि स्थापित करने की प्रक्रिया।
ठीक। अब क्या है, जापान से विधि स्थापित करने की प्रक्रिया, यानी आपकी जो विधि बनती है, जो कानून बनते हैं, इसको स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो आपको क्या कहां से ले गई है, तो जापान से ले गई है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपने भारतीय संविधान में, आपको पूरा भारतीय संविधान के बारे में मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। आपको अगर मेरा वीडियो है वो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ताकि मैं आगे भी अगर कोई वीडियो राजनीतिक से संबंधित बनाऊंगा तो आपको याद कराने की भी कोशिश करूंगा। आपको देखो याद तो करना ही पड़ेगा, आपको ये ट्रिक बनाने से इससे इसमें नहीं चलेगा, आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको क्या कहते हैं समझ सकते हो। ये समझने वाला टॉपिक है, इस पे आर्टिकल है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ऐसे आपको याद नहीं हो सकता, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं कर सकती। तो मैंने ये समझाने की पूरी कोशिश की है। यहाँ से अगर सीईटी का एग्जाम है, जिस भी भाई का सीईटी का एग्जाम में फॉर्म भरा हुआ है, पटवार का एग्जाम हो, जिसमें ये टॉपिक है भारतीय संविधान की बात की है, तो उसमें ये अध्यापक कटकेट भर्ती हो, उसमें भी भारतीय संविधान की बात की गई है। भारतीय संविधान के बारे में प्रस्तावना भी मैंने बताई और किन किन के देशों से स्रोतों से जो भारतीय संविधान को बनाया है उनके बारे में संपूर्ण समझाने की मैं कोशिश की है। जय हिंद, जय भारत।